डेज, मंथ्स एंड ईयर बेस्ड पजल। अब इस तरह की जो पजल्स है ना बेटा, इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेस क्या लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है, डेज वाली पजल है तो हम लोग डेज को बेस ले लेंगे, इसको बेस बना लेंगे। मंथ वाली पजल है तो मंथ को बेस बना लेंगे, और ईयर बेस्ड पजल है तो ईयर को बेस बना लेंगे। अब आपको बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि किस बेस जो है वो तो आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। अच्छा, जो डेज वाली पजल है उसमें एज सच कुछ नहीं है, इसमें आप लोगों को यही चेक करना होता है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से डिसाइड होता है, आपके क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है कि आपने अपना जो बेस बनाना है वो कौन से डे से स्टार्ट करना है। ठीक है, इधर फ्रॉम मंडे और संडे और एनी अदर डे, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो बस आपको इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा मंथ्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट मंथ्स दिए होंगे, हो सकता है 12 के 12 मंथ्स दिए हो सकता है बीच के कोई 6 मंथ्स दिए हो सकता है बीच के कोई 3 मंथ्स दिए हो। मान लेते हैं यहाँ पे आपको जैन दिया हुआ है, मार्च दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है जून। ठीक है, तो जैन में आपको पहले ही नोट डाउन कर लेना है कि जैन में कितने दिन होते हैं 31, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, और जून में कितने दिन होते हैं 30। ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि ये डेज, सॉरी, डेट और मंथ को कंबाइन करके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, डेट और मंथ को कंबाइन करके क्वेश्चन बन जाए, तो हो सकता है ऐसा कुछ दिया हो, जैसे आपके पास जैन, इसकी कोई दो डेट्स उठा ली, 5 और 18। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको बोला हो मई मंथ की बारे में बात कर रही हो, उसमें भी 5 और 18 उठा ली। उसके बाद आपसे सितंबर मंथ की बात की हो, 5 और 18 उठा ली। तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ करोगे। अभी तक कुछ मैंने बताया नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सिंपल सा एक आउटलाइन दे रही हूँ। अब जैन में 31 मंथ्स है, लिख लो। मई में 31 मंथ्स है, लिख लो। सितंबर में 30 है, लिख लो। क्यों? क्योंकि आगे कोई लाइन हो सकती है जहां पर आपको बोला हो ए born in the month having 30 days। तो यहां से क्लियर हो गया कि ए जो है वो अब कहां पर पैदा होगा, सितंबर में ही पैदा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब ईयर बेस्ड पजल जो होती हैं, इसके अंदर हमेशा एक बेस ईयर दिया होता है। ठीक है, जहां से आपको एजेस कैलकुलेट करनी होती है। बेस ईयर कोई भी हो सकता है, 2021, 2017 और एनीथिंग, कोई भी एक बेस ईयर आपको दिया होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, कुछ 88 में पैदा हुए हैं मान लो, कुछ हो गए मेरे पास 1992 में पैदा हुए हैं, फिर 1997 में पैदा हुए हैं, फिर 2000 में पैदा हुए हैं, कुछ इस तरह से है। और अब मैं यहाँ पे एक बेस ईयर सेट कर लेती हूँ 2017। ठीक है, मान लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक बेस ईयर दिया है 2021। तो अब आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट ऐसे नहीं करोगे 98 2008, ऐसे नहीं करना। 1 से 8 गए मतलब 11 से 8 गए, 3 बचे। यहाँ पे 1 बचा, 11 से 8 गए 3, मतलब इसकी जो एज है ये कितने साल का हो गया, 33 ईयर्स का। अब इन दोनों में कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो 4 माइनस कर दो। यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का गैप है, 5 माइनस कर दो। तो कितना बचा मेरे पास, 24। यहाँ पे 3 का गैप है, तो कितना माइनस कर दो। तो इस तरह से आप अपनी एजेस को कैलकुलेट करके रखोगे। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? और इस वाले क्वेज पजल में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है वर्ड्स के ऊपर। हो सकता है उसने ऐसा बोल दिया, ए वॉज बॉर्न, इसको हटा देते हैं, इज एज इज अ प्राइम नंबर। अब आप लोग इसमें ईयर नहीं चेक करोगे, यहाँ पे आप लोग एज चेक करोगे, तो इसके हिसाब से ए इधर आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है बेसिक्स? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, ये सेम कॉलेज में जाते हैं एंड ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन इनके जो मंथ हैं वो है मई और अक्टूबर, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के। तो यहाँ पे जो आपको बेस बनाना है, मेरे पास 5 ईयर्स हैं। ठीक है, कितने ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं। एक है 94, इसमें मेरे पास 2 महीने दिए हुए हैं, मई का मंथ और अक्टूबर का मंथ। फिर मेरे पास है 95, इसमें भी मेरे पास 2 महीने हैं, मई और अक्टूबर का। उसके बाद 97, अगेन यहाँ पर भी 2 मंथ्स है, मई और अक्टूबर का। 98, मई और अक्टूबर का। अच्छा, यहाँ से पहले ना मैं एक और कंफ्यूजन है जो आप लोगों की क्लियर कर देती हूँ। अब आप लोग कहोगे कि मैम कुछ लोग ऐसे भी बनवाते हैं, 1997 ले लेते हैं, मई, अक्टूबर।
1999 ले लेते हैं, मई अक्टूबर, मतलब एक ही बार हमने लिखा, बाकी हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर मान लो ये बोला हुआ है 2 person were born between B and D, फॉर एग्जाम्पल, है ना, B was born in, ऐसे लिख देती हूँ, B was born on 1997, ठीक है, यहाँ पे पैदा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास बी जो है वो यहाँ पर आएगा, और 2 पर्सन का गैप। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास और भी ईयर्स दिए हैं, 2000, 2003, ऐसे ऐसे करके कुछ और भी ईयर्स दिए हुए हैं। एंड वाज बॉर्न इन 2007, 1997 इन फेब मंथ, पूरा मान लो ऐसे ऐसे बना के दे दिया हुआ है आपको। अब पेपर में हम लोगों को जनरली आदत क्या होती है, जल्दी जल्दी करने की, तो हम लोग 2 का गैप लेके यहाँ पे डी लिख देते हैं। लेकिन इस गलती से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे ये बनना कैसे था, 2 पर्सन का गैप, 1 पर्सन, 2 पर्सन, और फिर यहाँ डी आना था। समझ में आया? तो इस गलती से बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में कई बार, बहुत बार गलती होती है, क्योंकि ये 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन का जो गैप है, आप लोग 2 पर्सन लिव बिटवीन फ्लोर वाले में भी देखते हैं, फ्लैट वाले में भी देखते हैं, बॉक्स वाले में भी देखते हैं, और हम लोग इतने हैबिचुअल हो जाते हैं 2 का गैप ऐसे बनाने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास गड़बड़ी होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमारे एरर के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? इसलिए हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। बेशक आपको 4 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम, आप लोग आराम से लिखो और उसके बाद इसको करना शुरू करो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको साथ साथ में, मेरे पास आ गया 94 मई एंड अक्टूबर, 95 मई अक्टूबर, 97 मई अक्टूबर, 98 मई अक्टूबर, एंड 99 मई और अक्टूबर। ठीक है, नो टू स्टूडेंट ज्वाइन द, ये हो गया। जे हु ज्वाइन द कॉलेज इन एन इवन ईयर, ठीक है, ज्वाइन द कॉलेज इमीडिएटली बिफोर एम, एम से जस्ट पहले कॉलेज को ज्वाइन करेगा, बट नॉट इन द सेम ईयर, इनका ईयर क्या है, डिफरेंट, पहले मैंने ऐसे लिख लिया। और दूसरा हमें बोला था जे जो है वो इवन ईयर में कर सकता है, तो इवन ईयर मेरे पास 94 और 98 ही है, बोलो। अच्छा, एक और चीज बताओ, अगर इनका ईयर डिफरेंट है तो जे जो है वो कौन से मंथ में कॉलेज को ज्वाइन करेगा, मई या अक्टूबर? अगर यहाँ तक की कैलकुलेशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन किया जाए, जे जो है वो कौन से मंथ में, सॉरी हाँ, कौन से मंथ में कॉलेज को ज्वाइन करेगा? देखो, अगर आप कभी भी मई लोगे तो एम जो है जस्ट उसके नीचे है, मतलब अक्टूबर में आएगा, तो इनका ईयर सेम हो गया। इसका मतलब कि हमें जे के लिए क्या लेना पड़ेगा, अक्टूबर का मंथ। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये मेरा आ गया फर्स्ट पॉइंट। आगे क्या लिखा है, 3 स्टूडेंट ज्वाइन द कॉलेज बिटवीन एम एंड ए, एम और ए के बीच में 3 लोग कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। एल ज्वाइंस 2 पर्सन बिफोर ए, ओके, और एल जो है वो 2 पर्सन बिफोर, तो 1 पर्सन बिफोर और 2 पर्सन बिफोर ऐसे ही आता है, एल और ए के बीच का गैप। बताओ। हम्म, ऐसे ही आता है। L joined 2 person before, 1 person before और 2 person before, and is 3 person earlier than the one who joined immediately before S, ठीक है। और S से जो पहले ज्वाइन करता है उससे कितना पहले है, 3 person earlier, तो 1 person earlier, 2 person earlier और 3 person earlier, यहाँ पर भी कौन है, L ही है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ओके, ओनली 1 पर्सन ज्वाइंस बिटवीन पी एंड एच, पी और एच के बीच में सिर्फ 1 पर्सन आ सकता है, एंड बोथ ज्वाइन बिफोर ए, और दोनों ही ए से पहले ज्वाइन करते हैं। आगे चेक कर लेते हैं। पी डजन ज्वाइन बिफोर के, मतलब पी जो है वो के से पहले नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, के जो है वो पहले ज्वाइन करता है पी से। डी ज्वाइन 2 पर्सन आफ्टर एच, एच के 2 पर्सन के बाद, 1 पर्सन के बाद, 2 पर्सन के बाद, कैसे दोगे गैप इसमें, ये बताओ, कैसे दोगे गैप, कितने का गैप दोगे यहाँ पे? कितने का गैप दोगे?
बताओ। कैन यू हियर मी गाइस? मतलब कितने का गैप रखूं बीच में? सी जो है एकदम से एम के बाद ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या पिक कर सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या पिक कर सकते हैं? जे एम। ओहो। जे और एम। मेरे पास जे कहाँ पर आ सकता है? 94 अक्टूबर, और एम यहाँ आ सकता है। सिमिलरली मेरे पास जे एम कहाँ आ सकता है? अक्टूबर 98, और एम इधर आ सकता है। एम और ए में 3 का गैप, 1 2 3 छोड़कर ए इधर आ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर ए इधर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 प्लेसेस खाली बचे हैं, और यहाँ पे मेरे पास अभी 4 प्लेसेस खाली बचे हैं। एल और ए की बात करते हैं। एल इधर आ गया, एल इधर आ गया। एल और एस में 3 का गैप आएगा बीच में, 1 2 3 छोड़कर एस बन गया, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे भी एस बन गया। क्लियर? ए से पहले कहीं पी और एच का गैप आना है, तो और पी से पहले कहीं के आएगा, तो यहाँ तो बट ऑब्वियस यही प्लेस बचती है, यहाँ भी यही प्लेस बचती है, क्योंकि पी और एच को भी तो मुझे रखना है। और एच और डी में 2 का गैप है, अगर मैं यहाँ पे एच रखूँ 2 छोड़कर डी नहीं बनता है, अगर मैं यहाँ पे पी रखूँ यहाँ एच रखूँ तो 1 2 छोड़कर क्या डी आता है? नहीं। अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, डी तो यहाँ भी नहीं बनेगा। 1 छोड़कर डी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपके पास पी एच और डी, और यहाँ सी। तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। इस लाइन का जो मतलब था वो क्या था? डी ज्वाइन 2 पर्सन आफ्टर एच, तो 2 पर्सन 1 पर्सन आफ्टर, ये 2 पर्सन हो गया। ठीक है। हाँ, ऊपर ही लेंगे। एक बार आंसर करना इन क्वेश्चंस के, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इन क्वेश्चंस में? सी इनमें से कौन सी कब ज्वाइन कर रही है? एक बार मैं आंसर्स चेक कर देती हूँ, रुको एक बार। समझ में आई ये क्वेश्चन? अक्टूबर 1999, ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम आर jointed for a full time 4 year course, then on which year does L graduate? अच्छा, 4 साल के लिए अगर ये करेगा तो एल कब स्टार्ट करता है अपना? 97 में करता है, मई 97 में। तो इसकी ग्रेजुएशन कब खत्म होगी बताना जरा। मई 97 के हिसाब से 4 इयर्स अगर मुझे लगाने हैं ग्रेजुएशन में, तो मेरे पास बन जाता है मई 2001। ये वाली लाइन में कुछ गड़बड़ है ना? चलो, हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन एम एंड एस? एम और एस के बीच में कितने लोग ज्वाइन करते हैं? तो ये आ गया एम और ये आ गया एस, तो 1 2 3 4 5, कितने लोग करते हैं? 5 पर्सन। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास more than 4। तो डिफरेंस बिटवीन द, ये सब कर लोगे अब आप लोग। क्वेश्चंस बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, करो जरा ट्राई। हेलो।
Ma'am, hello. Ma'am, can you hear me? Yeah, I can hear you. Ma'am, I have a doubt. Yes. For suppose if they say B joins after A, so B is after A, right? Let me write 1 minute. If I can hear you properly. Can you hear me, ma'am? Yeah, tell me. Uh, B joins after A. Please write the question, ma'am. Okay. So it's A and B, right? After A means A is on the top and B is below. A is on the top and B is after at any position after A. So if they say A, so B joins one per E joins one person. I mean, what is One person after one H. okay? B joins one person after A means he has one gap, right, ma'am? Yeah, that's what I'm saying. Na? There is some error in this question. Maybe it's D join one person after H आएगा यहाँ पे. There Oh, is a okay. doubt. Okay. So whatever, if it says joins after one person is a gap of one person. If it Yeah. says two person is a gap of, so Yes. directly the number denotes a gap. Yes. Because we are talking about the gap. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Okay. Start doing this question. Very good, Shubhi. आंसर करना है इस क्वेश्चन का. जस्ट टू सी कि आंसर सही है कि गलत. Answer this question, please.
ओके, नेक्स्ट। प्लीज आंसर। आर यू श्योर? ओके, एक बार पढ़ के चेक कर लो। चलो मैं वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। सो वी हैव फेब्रवरी, इसकी मेरे पास आ गई 13 और 18, दो डेट्स आ गई। और फेब्रवरी में डेज कितने होते हैं? 28। उसके बाद है मेरे पास अप्रैल, इसकी भी आ गई 13 और 18। फिर आ गया मेरे पास जून, इसकी भी टू डेट्स आ गई 13 और 18। उसके बाद आ गया अगस्त 13 18, एंड दिसंबर 13 एंड 18। यहाँ पे 31 डेज होते हैं, यहाँ भी 31 डेज होते हैं, यहाँ 30 डेज होते हैं, और यहाँ भी 30 डेज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। एन का सेमिनार 18th ऑफ द मंथ होगा आफ्टर जून। एन का जो सेमिनार है वो 18 तारीख को होगा, या तो अगस्त में होगा या फिर दिसंबर में होगा। 4 पर्सन आएंगे ओ और एम के बीच में, ओ और एम के बीच में 4 पर्सन आते हैं। देर इज वन पर्सन हैज सेमिनार बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में एक ही पर्सन का सेमिनार होगा। ए का सेमिनार इज जस्ट आफ्टर द सेमिनार ऑफ एल, बट नॉट इन द सेम मंथ। एल के जस्ट बाद ए आएगा, लेकिन इनका जो मंथ है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। 4 पर्सन आएंगे आपके पास पी और के बीच में, तो पी के बीच में कितने पर्सन आएंगे? 4, तो 1 2 3 4 एंड 5। देर आर 2 पर्सन हु हैव सेमिनार बिटवीन एन एंड एम। एन और एम के बीच में कितने लोगों का सेमिनार होगा? दो लोगों का। द नंबर ऑफ पर्सन हैज अ सेमिनार आफ्टर पी, पी के बाद जितने लोगों का सेमिनार है वो सेम है जितने लोगों का सेमिनार बी से पहले होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हाँ जी, बी ही होगा, बी सही आंसर है बेटा। ठीक है शुभी, चलो। तो अब हम लोग के पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? हमें सिर्फ इसी के बारे में पता है कि एन हमारा या यहाँ आ सकता है, या फिर हमारा एन यहाँ आ सकता है, और तो कोई पोजीशन बचती नहीं है एन के लिए। अब एन के साथ एम रिलेटेड है, 2 पॉइंट्स छोड़कर एम बैठेगा, 2 पॉइंट्स छोड़कर एम बैठेगा। अच्छा, एम और ओ में 4 का गैप है, 1 2 3 4 छोड़कर ओ नीचे भी आ सकता है, 1 2 3 4 ऊपर तो आ नहीं सकता, तो ओ मेरे पास यहाँ इस वाले केस में नीचे आ गया, और 1 2 3 4 छोड़कर ओ ऊपर आ गया। यहाँ पे हमने बना दिया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, एल और ए डिफरेंट मंथ में आने चाहिए, और हमें और क्या बोला हुआ है? सी और ए में 1 का गैप होना चाहिए। अब एल ए बेटा अगर डिफरेंट मंथ में आ रहे हैं तो इस पोजीशन पे आ सकता है एल ए, और सी आराम से बन सकता है। इसके अलावा एल ए यहाँ पर आ सकता है, और सी बनाने की जगह बची क्या? ऊपर। बताओ, यहाँ तक बताओ जल्दी जल्दी। ये क्या लिख दिया तुमने? क्लैंप एमडी बनको मैम। अच्छा, सीक्वेंस लिखा है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। क्लैप, हाँ पर्स सीक्वेंस ही तो लिखा है ना। चलो पी और के की बात कर लेते हैं। आप देखो, पी के नीचे उतने ही लोग हो सकते हैं जितने बी के ऊपर होंगे, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि गैप बिटवीन दीज 2 पर्सन, मतलब अगर मैं इसको टॉप पे रख रही हूँ तो इसको बॉटम पे रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारे यहाँ पे ओ पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा। यहाँ पे रखती हूँ अगर मैं पी को, तो 1 2 3 4 के गैप पे मेरे पास के आराम से बन जाता है। ठीक है, आई कैन
इजीली मेक दिस के, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं और बी भी मेरे पास आराम से आ जाता है। एक पोजीशन मेरे पास आ गई ये वाली, मैं एरोज लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। थर्ड पोजीशन पे एन पड़ा है, यहाँ पे आ नहीं सकता। फोर्थ पोजीशन पे चेक करते हैं, इस पोजीशन पे अगर मैं रख देती हूँ पी को, तो 1 2 3 4 छोड़कर के आराम से बन जाता है। और ये वाली पोजीशन भी मेरे पास एक स्टार मार्क वाली बन गई। बताइए, यहाँ पे पी रखती हूँ, 1 2 3 4 नीचे छोड़ना है, 1 2 3 4 ऊपर छोड़कर के नहीं बनेगा। तो मेरे पास ये पी और के की यही दो पोजीशंस आती हैं। क्लियर? अब इस वाले केस पे चलते हैं। फर्स्ट पोजीशन हो नहीं सकती बिकॉज एन इज नॉट वेकेंट। ओ हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज नॉट वेकेंट, सेकंड पोजीशन भी गई। अब बची मेरे पास थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे अगर मैं चेक करूं तो ऑलरेडी एम पड़ा है, और बची मेरे पास एक फिफ्थ पोजीशन। ये समझ में आया? ये मैंने आपको स्टार मार्क करके पोजीशंस बता दी जहां जहां पे पी और बी आ सकता है। क्या आपको यहां तक क्लियर है? क्या आपको यहां तक क्लियर है? बोलो। चलो देखते हैं। अब हमारे पास एक और चीज भी तो थी, एलए वाला पार्ट भी था। अब अगर मैं एलए को, मैंने कहा था इधर रखती हूँ, तो मेरे पास सी इस पोजीशन पे आता है। अब देखो बेटा, अगर मैं एल ए सी यहाँ रख देती हूँ तो मेरी ये दोनों स्टार मार्क वाली पोजीशंस चली जाती हैं। इसका मतलब मेरे पास पीबी बनाने की जगह नहीं बचेगी, विच मीन्स कि मेरे पास ये वाली जो पोजीशंस है यहाँ पे एल ए और सी नहीं आएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? अब एल ए सी के लिए एक ही पोजीशन बचती है, ये वाली। अब एल की पोजीशन गई, मतलब ये वाली एरो वाली पोजीशन भी गई। समझ में आया यहाँ तक? अब ए और सी में 1 का गैप है, नीचे तो बना नहीं सकते, ऊपर ही बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब मेरे पास और क्या बचता है, पी और के में 4 का गैप आना चाहिए। तो अगर मैं पी को यहाँ रखूं तो मेरे पास 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर आ जाता है बी। तो 1 2 3 4 छोड़कर आराम से के बैठ जाएगा। बचा कौन? ए बी सी डी बचा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया डी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? मैम वंस अगेन प्लीज स्टार मार्क्स। ओके, दोबारा समझा देती हूँ। समझ लो दोबारा ध्यान से। मैं एक बार ये सारे स्टार मार्क्स हटा रही हूँ, दोबारा देखेंगे ध्यान से। देखो अब तो मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लो। हमारे पास पी और बी में बराबर डिस्टेंस आना चाहिए, विच मीन्स कि अगर ऊपर पी यहाँ पे रखते हैं तो बी को सबसे नीचे रखना पड़ेगा। बेटा देखो, अगर इसके ऊपर और इसके नीचे के लोगों की बात की जा रही है, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, ऐसे ही बोला है ना। तो हम ऊपर और नीचे की पोजिशन लेके चलते हैं। फर्स्ट पोजिशन क्या खाली है? नहीं, नीचे से तो खाली नहीं है। सेकेंड पोजिशन क्या खाली है? बिल्कुल खाली है। दैट मीन्स एक तो पोजिशन ये बन गई। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पोजीशन लेती हूँ तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन भी खाली है। अब देखो फिफ्थ पोजीशन ऑक्यूपाइड है। यहाँ से इस तरह से हमने पोजीशंस को निकाला था। क्लियर है? क्लियर है सनत? अब यहाँ देखो, फर्स्ट पोजीशन ऊपर वाली खाली है लेकिन नीचे वाली नहीं खाली। सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाइड है ऊपर वाली, तो मतलब थर्ड पोजीशन खाली है दोनों साइड पे। फोर्थ पोजीशन ऑक्यूपाइड है, मतलब फिफ्थ पोजीशन इज ऑल्सो वेकेंट। ऐसे करके मैंने इन पोजीशंस को निकाला था। ठीक है, अब इन पोजीशंस के साथ बाकी के केसेस को ड्रॉ कर लो। अब जैसे मैंने लिया एल और ए वाला केस, अगर मैं एल ए को यहाँ पे लेती हूँ तो सी मेरा नीचे बनता है, मतलब मेरे ये दोनों ही पोजीशन चले जाते हैं। अब ये स्टार मार्क मैंने कैसे किया है, ये दो पोजीशंस है पीबी की, या तो यहाँ हो सकता है या ये सिंगल स्टार पे पी और बी हो सकता है। इस तरह से मैंने मार्क किया था। तो ये वाली पोजीशन पे तो मैं बना नहीं पा रही हूँ। इस पोजीशन पे चेक करते हैं, एल ए के साथ सी में 1 का गैप आ जाता है, पी और के में 1 2 3 4 का गैप आ जाता है। अगर पी के ऊपर 3 है तो बी के नीचे भी कितने होंगे? बी 3 होंगे, और यहाँ पे डी आ गया आराम से। अच्छा, अगला वाला केस समझ लेते हैं। अगले वाले केस में मेरे पास
एलए को डिफरेंट पे रखना है, तो एलए को डिफरेंट में रखने के लिए ये पोजीशन आ गई। ए और सी में देखो 1 का गैप बनाना है, यहीं पे बनेगा। अब देखो मेरे पास एक स्टार मार्क वाली पोजीशन भी चली गई और एक स्टार वाली पोजीशन भी चली गई, तो ये पोजीशन तो दोनों इकट्ठी बननी थी ना पीबी की, तो क्या पीबी बनाने की जगह बची? नहीं, इसका मतलब ये वाला केस क्रॉस हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? इन वाले क्वेश्चन में बस यही रहता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इसकी तरह का मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करोगे, इसकी तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है आपका ईयर बेस्ड पजल, और इसमें जो आपका करंट ईयर बेस ईयर लिया गया है वो है 2020। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये मेरे पास आ गया 1945, फिर आता है 52, फिर आता है 66, फिर आता है 72, 75, 81, 94 एंड 2006। ठीक है, 20 एंड 45 के अगर हम गैप की बात करें, 10 से 5 गए 5, 11 से 4 गए 7, 75 का गैप आ गया। बाकी आगे छोड़ दो, इनके बीच का 7 का गैप होता है। इतनी कैलकुलेशन तो तुम लोगों की फास्ट होगी, है ना? इन दोनों में कितने इयर्स का गैप है? 7 इयर्स का गैप है, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा आपके पास? 68। यहाँ पर कितने का गैप है? अगर ज्यादा गैप लगे, अगर लगता है कि नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो फिर यहीं से माइनस कर लो। 10 से 6 गए 4, 11 से 6 गए 5, यहाँ पे 6 का गैप है तो बन जाएगा 48। 3 का गैप है तो कितना बन जाएगा? 45 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितने का गैप है? 6 का गैप है। 6 का गैप है तो इसका मतलब कितना हो गया? 39। 10 से 4 गए तो कितना आ गया? 6। 11 से 9 गए तो कितना आ गया? 26। इसमें इसको माइनस किया तो मेरे पास कितना आता है? 14। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब लिखे ई वॉज बॉर्न बिफोर 1966। अब आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ध्यान से नोट डाउन करनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ईयर के बेसिस पे भी हो सकती है और एज के बेसिस पे भी हो सकती है। ठीक है, अब लिखे ई जो है वो 1966 से पहले बॉर्न होता है, तो ई की एज या तो 75 ईयर्स होगी या 68। अब जो भी आपको हिंट लिखनी है वो एक ही तरह से लिखना, इधर इन एज और ईयर, दोनों का मिक्सचर मत बना देना। क्यों? क्योंकि 75 जो है एज भी है और ईयर भी है, ये ध्यान से देख लो। ठीक है, ये आपके ईयर्स हैं और ये आपकी एजेस हैं, तो ट्राई करना जो भी आप हिंट्स लिखो एक ही उसमें लिखना। मैं आपकी यहाँ पे जो एज की फॉर्म में लिख रही हूँ आपकी हिंट्स। ठीक है, ई जो है 66 से पहले पैदा होगा, तो या तो वो 75 ईयर्स का होगा या 68 ईयर्स का होगा। ई और एच का जो डिफरेंस है दैट इज 21 ईयर्स। अब देखो मेरे पास अगर ये 75 आता है और ये 68 आता है और इसमें मेरे को 21 का डिफरेंस मांगा हुआ है, तो इसमें से कितना माइनस करूं कि 21 आ जाए मेरे पास? 54। इसमें से कितना माइनस करूं कि 21 आ जाए? 8 से 1 गया 7, और इससे माइनस किया तो 47। अब एक बार चेक कर लो इन दोनों में से कौन सी वाली एज हमारे पास अवेलेबल है। क्या 54 अवेलेबल है? यस। क्या 47 अवेलेबल है? नो। तो इसका मतलब यहीं से क्लैरिफाई हो गया कि ई की एज कितनी है? 75। एच की एज कितनी है हमारे पास? 54। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि आप इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे करोगे? और ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ए इज ओल्डर देन एच बट नॉट द ओल्डेस्ट। ए जो है एच से ओल्डर है लेकिन ओल्डेस्ट नहीं है, तो ए यहाँ आ गया। बीज अर्थ बर्थ ईयर इज नॉट अ ऑड नंबर ईयर। बी का जो बर्थ ईयर है वो ऑड नंबर नहीं है, मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर ईयर्स कौन कौन से हैं? ये वाले, यही है। इनमें से ए एच तो निकल गया, अब मेरे पास एज कौन कौन सी बची? या तो 48, या 26, या 14। ठीक है, ये तीन एजेस बचती है मेरे पास बी के लिए। आगे लिखा है बी और सी में से कोई भी 14 ईयर्स का नहीं हो सकता, तो इस 14 ईयर्स को काट देते हैं। आगे क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड एफ। बी और एफ का जो डिफरेंस है वो 5 साल से कम का है। अब 48 के साथ देखना कोई 5 साल के कम के डिफरेंस पे है? हाँ है। 26 के साथ कोई 5 साल के कम से डिफरेंस पे है? यहाँ पे डिफरेंस है 13 का, यहाँ है 12 का, तो यहाँ तो एफ बनाने के चांसेस बचते नहीं है। तो इसका मतलब हो गया बी होगा 48 ईयर्स का और एफ होगा 45 ईयर्स का। क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताइए। हाउ वी कैलकुलेटेड बी एज 48 ईयर्स, की बी की एज 48 कैसे आएगी? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नाउ द एज ऑफ सी एंड डी इज 53 ईयर्स। अब सी एंड डी की एज जो है वो कितनी है? 53 ईयर्स है। ओके, तो 53
9 और 6 प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा, 53 बनने के चांसेस नहीं है। 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10 बनता है, 53 नहीं बन सकता। 39 एंड 14, इसका मतलब है मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ही मेरे पास 53 आता है। अब कहा है सी जो है वो 14 इयर्स का नहीं हो सकता, इसका मतलब सी कितने इयर्स का होगा, 39, और डी होगा 14 इयर्स का, और बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी बच गया। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? कि आप लोग ये जो ईयर बेस्ड पजल्स हैं ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन आपको अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट रखना है। आपको बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि मैं सारी हिंट्स जो हैं वो एक ही फॉर्मेट में लिख के चलूंगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ईयर और आइदर इन द फॉर्म ऑफ एज। क्लियर है? जितने क्लियर आपके हिंट्स रहेंगे उतना ही क्लियर आपका क्वेश्चन रहेगा। ये जो अगली टाइप है आप लोगों के पास, आज मैं सारी टाइप्स डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसमें आपको मंथ्स सेमिनार शेड्यूल करवाने हैं 7 डेज में, और ये जो वीक है वो स्टार्ट होता है मंडे से। जरूरी नहीं है हर बार मंडे से स्टार्ट होगा, आप लोग MTWTHF SAT और SUN इस तरह से लिखेंगे ताकि आपको पूरा पूरा लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब ये सेमिनार जो है, ये वाले सेमिनार होते हैं इन 7 दिनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 सेमिनार है, 7 डेज है। अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब टी जो है अपना सेमिनार करवाता है थर्सडे को, QX जो है वो सेम डे पे अपना शेड्यूल करवाते हैं। तो QX का अगर सेम डे पे है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं। V जो है वो 3 डे बिफोर आर से शेड्यूल करवाता है। 3 दिन बिफोर मतलब वी और आर में कितने का गैप, 2 का। देखो कितना अच्छा है ये क्वेश्चन वाला कि इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसका मतलब है 2 दिन का गैप लेना है। वी जो है वो वेडनेसडे को अपना शेड्यूल नहीं करवाता, यही लिख देती हूँ चलो। W जो है वो शेड्यूल द डे आफ्टर द डे Q इज शेड्यूल्ड। Q के जस्ट बाद W अपना सेमिनार शेड्यूल करवाता है। उसके बाद लिखा हुआ है P शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर V इज शेड्यूल्ड, और V के एकदम बाद कौन शेड्यूल करवाएगा, P शेड्यूल करवाएगा। S इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन मंडे। अब S जो है वो मंडे को अपना सेमिनार शेड्यूल नहीं करवाता है। ठीक है, तो अब इतनी सी हिंट थी, अब कुछ गिवन तो है नहीं हमें, अब हम क्या करें बताओ। अब हमें और कुछ तो गिवन ही नहीं है, अब क्या करें। क्या बेस लें, मतलब क्या स्टार्टिंग पॉइंट लें, क्या स्टार्टिंग पॉइंट लें बताना जरा। वी इज शेड्यूल्ड 3 डेज बिफोर आर, यही था ना स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे वी रखा, क्योंकि वी के साथ नीचे पी भी तो बनाना ना। अब वी मैं यहाँ रखती हूँ, पी यहाँ रखती हूँ, तो क्या 1 छोड़कर आर आ सकता है, इसी पॉइंट को उठा लो। वी के जस्ट नीचे पी है और एक छोड़कर आर आएगा, तो ये मुझे इस तरह से एक सीक्वेंस बनाना है। तो मेरे पास वी पी आ गया, लेकिन आर आने की जगह नहीं है। यहाँ पे वी लिखती हूँ, पी लिखती हूँ, वी पी डैश आर आराम से बन जाता है। अगला आगे चेक करते हैं, वी पी डैश आर नहीं बनेगा, और कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जहां पे वीपी और आर फिट हो सकता है। एक बार चेक करके देख लो, क्या आपको कोई और डे ऐसा लग रहा है जहां पे आप वीपी वी को फिट कर सकते हो? जल्दी बता दो, अगर लग रहा है तो मैं वो आपको चेक करवा देती हूँ। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द वॉइस। चलो, उसके बाद आपको लिखा है क्यू के जस्ट नीचे डब्ल्यू आएगा, एंड क्यू और एक्स जो है वो सेम डे पे शेड्यूल करेंगे। ये क्यू एक्स आ गया हमारे पास। अब देखो एस बनाने की कोई जगह नहीं है, एस मंडे को तो आ नहीं सकता, तो एस को भी कहाँ रखना पड़ेगा, डब्ल्यू के साथ। बताओ, क्योंकि यहाँ लिखा है 2 सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे और संडे को दो दो शेड्यूल होने हैं, इस वजह से हमने इसको इस तरह से बना दिया। तो PQRST। अब बचा है हमारे पास यू, तो यू चला जाएगा मंडे को। बताइए, क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर।
आप लोगों की भी वॉइस लैग कर रही है क्या? तो आज के बस यही क्वेश्चंस है, इनको एक बार ट्राई कर लेना, पिछले क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। ठीक है, ये टाइप नया है, इसको अच्छे से समझ लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कुछ वॉइस की प्रॉब्लम है, विल सी। मैम वी को मंडे रखे तो ओके, वी को मंडे भी रख लेते हैं। वी नाराज नहीं करना है ना? अगर आप वी को मंडे को रखते हो, ये वी पी डैश, क्या आर बना पाओगे? शुभी नहीं बना पाओगे, इसलिए हमने ये वाला केस नहीं पिक किया था। ठीक है, क्लियर। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज आप लोग यही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एंड पिछले सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट टेकिंग योर डाउट सेशंस। मैं आपको एक शेड्यूल सेंड करूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों पे आपका एक शेड्यूल सेंड कर दिया जाएगा। एंड डेली आपकी हाफ एन आवर का डाउट सेशन हुआ करेगा। चैप्टर स्पेसिफिक कर दिए जाएंगे कि किस दिन कौन से वाले चैप्टर का डाउट सेशन है, तो उस दिन तक आप उसकी वीडियोस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने हैं, तो उससे पहले डाउट सेशन कंप्लीट होने चाहिए। क्लियर है? पजल के आपके सिर्फ कुछ ही टाइप्स बचे हैं, एक सर्कुलर वाला बचा है, एक स्क्वायर बचा है। बस, है ना? चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन, विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी, पूछो जी। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है। हाँ जी, पूछिए। गुड नाइट जी। थैंक यू जी, थैंक यू। जल्दी पूछो धनंजय। नहीं, जो चैप्टर्स आप कर चुके हो उनके तो मैंने आपको मेंस लेवल भी कराए हैं, लाइक कोडिंग डिकोडिंग का मैंने आपको मेंस लेवल तक कराया है, सैलॉग्स आपको मेंस लेवल तक करवा दिया है, अल्फा न्यूमेरिक आपका मेंस लेवल तक हो गया है, पजल्स आपकी मेंस लेवल तक चल रही हैं। क्यों? अच्छा, शीट्स अभी आपकी प्री की हुई हैं। अच्छा, क्यों आपको मेंस लेवल साथ साथ में नहीं किया है क्या आपने? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, साथ साथ में सॉल्व करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है धनंजय, फिर आपको ना दोबारा से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हमेशा मेंस पढ़ने के लिए आपको प्री दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो बेटर यही है कि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करो, तो उसके लिए आप मतलब उस चैप्टर को प्री से स्टार्ट किया, टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे किसी के 5 लेक्चर्स हैं, किसी के 7 लेक्चर्स हैं, तो वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अगर आप चेक करोगे तो एक ही बार में करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको समझ भी अच्छे से आएगा, क्वेश्चन क्लैरिटी भी अच्छी होगी। सो डोंट डू दिस कि पहले प्री कर लेते हैं एंड देन मेंस कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। अभी टाइम है ना, अभी कोई नोटिफिकेशन थोड़ी ना आया है। नोटिफिकेशन आने के भी बाद जब आपके एग्जाम की डेट आ जाती है, उसके आपको 15 दिन या फिर 20 दिन पहले मेंस का छोड़ना होता है। तब तक आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, आई विल सजेस्ट डू वन थिंग कि प्री प्लस मेंस का हर चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट करो, इधर इट्स मैथ्स, इधर इट्स इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, ताकि आपके जब प्रीलिम्स के या फिर जब पेपर हो जाता है उसके बाद तो 1 मंथ का टाइम मिलता है, 1 मंथ में क्या क्या करोगे कंप्लीट? ओके, वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। आप करो ये वाली शीट्स कंप्लीट करो, एक बार आप शीट्स तो कंप्लीट करो, उसके बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, बल्क में क्वेश्चंस आएंगे। जो जिसमें फंसते हो उसको बार बार करो, सेम क्वेश्चन को बार बार करो, आपको टेक्निक पता चलेगी। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। सुना है कि नहीं सुना? It's better to read one book 100 times than no voice. हाँ, नहीं आ रही वॉइस? हेलो?
हेलो हेलो, नहीं आ रही वॉइस? ओके, इट्स बेटर टू रीड वन बुक 100 times देन टू रीड 100 books 1 times। समझ में आया? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड वन बुक 100 times। तो अगर आप एक ही शीट को बार बार करोगे, ट्रस्ट मी, मेरे ये बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आप ये शीट्स को भी कर लेते हो, बहुत अच्छे से कर लेते हो, एंड जस्ट आप कोई भी रेंडमली पेपर टेस्ट, कोई भी पुराना पेपर निकाल के देख लेना, रेंडमली कोई भी उठा के देख लेना, यू विल गेट टू नो कि आपको सिर्फ पेपर में, कोई भी पेपर किसी भी बुक से मुझे बता दो, किस बुक का कौन सा क्वेश्चन आज तक पेपर में मैच किया है, किसी का भी नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक्स, इट्स ऑल अबाउट द अप्रोचेस जो आप लोगों को सीखनी होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने राइट अप्रोच सीख ली, उस अप्रोच के साथ आपने एक क्वेश्चन को 100 times प्रैक्टिस कर लिया, तो नो वन विल बीट यू। ठीक है, अप्रोच को चेंज मत करो। अच्छा, और वो जो मैंने आपका फिंगर यूज करने वाला अच्छा, फिंगर के साथ आज किस किसने क्वेश्चंस किए हैं? अच्छा, कल से लेके आज तक किसी ने वो यूज किया, लेफ्ट हैंड फिंगर से क्वेश्चन पढ़ना, एंड ओनली 1 टाइम आपको वन लाइन को रीड करना है? किस किसने किया ऐसा? श्योर, मैं वो देख रही हूँ बेटा। मुझे उसने, स्वप्निल ने भी कहा था, मैं भी चेक कर रही हूँ कि वो कैसे करते हैं लाइव मॉक में, कैसे आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊं। नॉट मिसिंग लाइंस, तो दैट्स द मेजर थिंग। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी सी चीजें देखो, आप बाकी बच्चों से अलग इसीलिए बनोगे क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें सीखोगे। फिंगर को यूज करो, और पहला स्टेप तो यही हो गया, लाइंस मिस नहीं होंगी। दूसरा स्टेप इज, एक लाइन को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और आपकी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी। थोड़ा अपना पढ़ने का तरीका भी बदलो। और तीसरी, आपको हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे काम करना है। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन मींस लेफ्ट हैंड की फिंगर आपकी स्क्रीन पे रहेगी, आईज आपकी स्क्रीन पे रहेंगी, और आपकी, और आपका जो राइट हैंड है उससे आप अपनी शीट पे क्वेश्चन के जो भी आपके हिंट्स हैं वो लिखते रहोगे। ठीक है, उसको हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो इतना इतना करो, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो, फिर ऑटोमेटिकली, वैसे मैंने कुछ बच्चों में देखा है, एक सिमरन है आपकी क्लास की लड़की, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है, वो आती है, डेली आती है फ्री क्लास में पजल्स करने। सनत की आज मैंने देखा है, कुछ क्वेश्चंस जो उसने क्लास में किए हुए हैं, जो टॉपिक्स उसने क्लास में किए हैं, वो आज वो कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से जल्दी कर रहा था। एंड धनंजय, आपकी भी स्पीड में मुझे फर्क लगता है। बाकी आप दोनों तो अभी तक आए नहीं हो प्रैक्टिस सेशन में, शुभी एंड शुभी, मतलब शुभी आज आई थी शायद, है ना? तो मतलब डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा तो आप में इम्प्रूवमेंट है जो मुझे दिखी है आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड से। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस करोगे वो आती रहेगी। और कुछ पूछना है किसी को? और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, प्री प्लस मेंस वाली, ये दोनों साथ साथ में चलाओ। जब मैं आपको कहूंगी कि अब मेंस छोड़ के सिर्फ प्री पे फोकस करो, तब प्री पे फोकस कर लेना। ठीक है, चलो, thank you so much guys for joining me in this session. Take care, bye bye, we'll see you tomorrow.